वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपना जो नेक्स्ट एपिसोड है वो रदरफोर्ड के मॉडल के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद का है, ठीक है। और ये जो हम लोग एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं इसमें है क्या कि जैसे हम सभी लोगों को जो प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने मॉडल का रदरफोर्ड के मॉडल का कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन पढ़ा था उसी का रिज़ल्ट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पहले रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व क्या किया था और वहाँ से ऑब्ज़र्व करने के बाद क्या कंक्लूज़न निकला। और कंक्लूज़न तो आप सबको पता है शायद कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वहाँ से ये पता चला था कि जो एटम के सेंटर पे जो बॉडी है वो बहुत ही हार्ड है और वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और जो एटम के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटे होने का मतलब ये कि मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल जो थे सीधे निकल रहे थे, जिसकी वजह से ये पता चल गया कि जो न्यूक्लियर जो बॉडी है सेंटर पे एटम के वो बहुत ही स्मॉल है। तो आज की क्लासेस में ये आपका पता चल रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन हो गया था, पढ़ा दिया, तो कंक्लूजन पढ़ा दिया था हमने। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा रिजल्ट के। अगर रिजल्ट पे आए तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल का रिजल्ट क्या है। सबसे पहला ये है कि the positive charge and most of the mass of atom is densely concentrated in a small region called as nucleus। मतलब रिजल्ट ये निकला कि जो सबसे जो छोटी बॉडी है, जो सबसे छोटा जो हाई डेंस बॉडी है जो सेंटर पे प्रेजेंट है, जिसका चार्ज क्या है पॉजिटिव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। जो सेंटर एटम के सेंटर पे आपका कंसंट्रेटेड है, ठीक है। दूसरा जो है देयर इज ए एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। मतलब न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो खाली स्पेस है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला जाता है। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विच दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोजर सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट विद अ वेरी हाई स्पीड। मतलब पहला तो इन्होंने कह रहे हैं कि जो एटम के जो सेंटर पे जो कंसंट्रेटेड है वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है वो आपका न्यूक्लियस है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एटम्स जो न्यूक्लियस को छोड़ दें जिसमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं, तो जो खाली स्पेस है न्यूक्लियस को छोड़ने के बाद वो आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। और उस खाली स्पेस में मैक्सिमम जो होते हैं वो आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो सर्कुलर पाथ पे या जो भी पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करने के बाद वो या तो ऑर्बिट कहलाते हैं और जो बहुत ही तेज स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट इनके कहने का मतलब यही है कि देयर इज एन एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन दिस पार्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट विच दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर इन द क्लोजर सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट विद वेरी हाई स्पीड। वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। और जब सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं तो बहुत ही तेज स्पीड से वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन किसमें, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का मतलब ऐसा क्या होता क्या मैं आपको बता दूं। आप सब डायग्राम पे यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है उस डायग्राम आप समझ सकते हैं कि इस एटम है, एटम के अंदर ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, और ये जो एक्स्ट्रा ये पार्ट आप देख रहे हैं जो खाली जगह है, इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं। इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब जो खाली जगह है न्यूक्लियस को छोड़कर एटम के अंदर, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे विद हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जो आपने कहीं ना कहीं एक छोटे क्लासेस में आपको सुनने को मिला होगा, बस यही आज आपको सिस्टमेटिक ढंग से हमको बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is being counterbalanced by centrifugal force acting on the revolving electron। जब यह पता चला कि न्यूक्लियस के जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है वेरी हाई स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, और न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लोगों ने कहा कि यार, लोगों ने ऑब्जेक्शन करना चालू किया, यार ये बताओ कि तुम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पे, दिस कॉल्ड ऑर्बिट विद अ हाई स्पीड। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है और न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा नहीं सकता है। ऐसा तो हो सकता है ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, और वो भी तुम क्लोजेस्ट की बात कर रहे हो, न्यूक्लियस के जस्ट बगल में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे, बस खाली जगह होना चाहिए। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन करना लगे, तो लेकिन रदरफोर्ड ने बहुत क्लियरफाई कर दिया था कि भैया देखो,
कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप सबको पता है, जो आयंस के बीच में होता है, माइनस और प्लस के बीच में होता है। तो इन्होंने कहा कि देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो आप लोग देख रहे हो खाली, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा क्योंकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो बैलेंस किया रहता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब दोनों फोर्स ऐड करता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ऐड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जो चार्ज के बीच में, माइनस और प्लस के बीच में लगता है। लेकिन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है जो सेंटर और आउटर मोस्ट शेल के बीच में लगता है। तो कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इंटर कर जाता है न्यूक्लियस में? क्योंकि माइनस और प्लस तो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, न्यूक्लियस प्लस होता है, इंटर करना चाहिए ना। लेकिन आप कहेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि माना कि आयंस के ये माइनस और प्लस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, लेकिन इस फोर्स को जो बैलेंस किया रहता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट शेल के बीच में लगता है। और यही रीज़न है कि बेटा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर नहीं कर पाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो क्योंकि कॉमन सेंस है यार, क्योंकि कोई सोच सकता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इन्वॉल्व कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस और प्लस में बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो बैलेंस कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में इंटर नहीं कर पाता है या न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाता है ड्यू टू बैलेंसिंग फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो कोई भी बोलेगा इसमें कौन कौन फोर्स लगता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है और इसको बैलेंस कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से ये इंटर नहीं कर पाता है। आई होप ये पॉइंट आपको तीसरा समझ में आ गया होगा, डी पॉइंट। अगर हम रिजल्ट के बाद डी एप्लीकेशन आते हैं, और देखिए ये जितने भी रदरफोर्ड की जितने भी पॉइंट हमने आपको पढ़ाया, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन्स, रिजल्ट और एप्लीकेशन, ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सजग तरीके से स्टडी किए गए हैं। मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से रदरफोर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि मॉडल कहीं और है, पढ़ कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं। और सिस्टमेटिक तरीका क्या होता है कि हम लोग देखिए ना, पहले ऑब्जर्वेशन पढ़ा, कंक्लूजन पढ़ा, उसके बाद रिजल्ट पढ़े, अब पढ़ने जा रहे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या था कि इन्होंने कंपेयर कर डाला न्यूक्लियस एटम से कितना छोटा है, इन्होंने कंपेयर कर डाला। और कंपेयर कैसे किया, देखिए ध्यान से। इन्होंने कहा कि सबसे पहले कि द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अगर बहुत छोटा होता है तो कितना छोटा होता है ये हमको बताना, कितने कंपेयर में इनका छोटा होता है रेडियस। तो अगर आपको निकालना है वॉल्यूम का रेशियो, कि वॉल्यूम का एटम और वॉल्यूम न्यूक्लियस का रेशियो क्या आएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सबको पता है कि बेटा एटम्स तो एक सर्कुलर है, और सर्कुलर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और एटम भी सर्कुलर है, एक गोल जैसा। तो अगर आप वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कट जाएगा, लेकिन आर क्यू और नीचे आर क्यू बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10 के पावर -8, 10 के पावर -8 होता है बेटा, 10 के पावर -8 होता है। और उसका क्या कर दोगे? क्यूब, क्योंकि आर का क्यूब है। और जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है सेंटीमीटर में वो होता है 10 के पावर -13। तो 10 के पावर -8 का क्यूब और 10 के पावर -30 का क्यूब करोगे तो 10 के पावर 15 आ जाएगा। और 10 के पावर 15 का मतलब समझ रहे हो क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेडियस है, मतलब कि रेशियो है। इसका क्या मतलब, इससे प्रूव क्या हुआ ये पहले समझो। इससे ये प्रूव हो गया कि जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो बराबर होगा 10 के पावर 15 वॉल्यूम ऑफ किसके? न्यूक्लियस के। ये नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ किसके? न्यूक्लियस से। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम, जो एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 के पावर 15 गुना यहाँ से ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है यार।
तो इस तरीके से हम सभी लोगों को समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो क्या होता है। 10⁻15 ये रेशियो होता है। और कोई बोले कितना वॉल्यूम का कंपेयर होता है एटम और न्यूक्लियस में, तो आप कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू सर होता है 10⁻15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सोचिए कितना यहाँ पर है। उसी तरीके से हम अलग अलग तरीके से अलग अलग इनका रेडियस भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो है ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा फोकस करिएगा सभी लोग बेटा। ये जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कभी भी आपको रेडियस निकालना है न्यूक्लियस का, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर कभी भी रेडियस अगर न्यूक्लियस का निकालना है तो उसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। R प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। और A क्या है? इट इज़ अ मास नंबर। A क्या है बेटा? मास नंबर है। और जब प्रोपोर्शन हटेगा तो ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट क्या आएगा? जब प्रोपोर्शन हटेगा तो कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या आएगी? R0 आ गया। और R0 की वैल्यू कितनी रखेंगे आप लोग? 1.33 × 10⁻13 सेंटीमीटर, जो कि एक रेडियस कांस्टेंट है। कोई बोलेगा कि तुम हमको न्यूक्लियस का रेडियस निकाल के दिखाओ, तो कहो ठीक है, रेडियस न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है, लीजिए हम निकाल सकते हैं। और रेडियस न्यूक्लियस निकालने का फार्मूला बस कह दीजिएगा कि R प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। ठीक है, a⁻1/3। कोई बोलेगा R क्या है? कह दो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। कोई बोले A क्या है? कह दो मास नंबर। अब मास नंबर कैसे निकलता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और उसके पावर क्या है? 1/3 है। प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। R इक्वल टू R0 a⁻1/3। और ये जो R0 है ये रेडियस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है 1.33 × 10⁻13। 1.33 × 10⁻13 सेंटीमीटर। ये R0 की वैल्यू हमेशा आप रखेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और दूसरा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं। कोई बोलेगा कि यार एप्लीकेशन में ये बताओ वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, तो कह दो 10⁻15 होता है। अच्छा, कोई बोले कि डायामीटर निकाल के दिखाओ, डायमीटर भी निकाल सकते हैं। डायमीटर क्या होगा भैया? आप शायद समझ गए होंगे। डायमीटर अगर हमें निकालना है तो हम रेडियस की मदद से उसका निकाल सकते हैं। डायमीटर का रेशियो अगर निकालना है तो उसको थर्ड पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा, उसको भी हम निकाल सकते हैं। डायमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? डायमीटर ऑफ एटम और अपॉन डायमीटर ऑफ क्या बेटा? न्यूक्लियस। इसको थर्ड पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। इसको कैसे निकालेंगे? जैसा हमें पता है कि बेटा डायमीटर जो होता है रेडियस का हाफ के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा R1/2 और दूसरा हो जाएगा R2/2। 2 से 2 कैंसिल, R1 अपॉन क्या हो जाएगा? R2। R1 आपको पता है 10⁻8 और R2 आपको पता है 10⁻13। सॉल्व करिएगा तो 10⁻5, मतलब यहाँ डायमीटर जो होगा वो 10⁻5 आएगा। मतलब दोनों का रेशियो जो आएगा 10⁻5 और वॉल्यूम जो आएगा 10⁻15। और आपको पता भी है कि वॉल्यूम जो होता है क्यूब हो जाता है, तो 10⁻5 का क्यूब ऑलरेडी 10⁻15 आ जाएगा। तो आप डायमीटर भी निकाल सकते हैं दोनों का, एटम और न्यूक्लियस का। आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालेंगे। और जब भी कोई न्यूक्लियस का रेडियस निकालना होगा तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास नंबर टू द पावर a⁻³ मतलब मास नंबर a⁻1/3। और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1.33 × 10⁻13 सेंटीमीटर। जो R0 है एक रेडियस कांस्टेंट है। आप शायद नीचे देख भी रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हम 3 एप्लीकेशन पर, यहाँ 2 ही दिया है लेकिन तीसरा हमने डायमीटर पढ़ा दिया। आप डायमीटर भी निकाल सकते हैं। लेकिन देखिएगा ये जो डायमीटर है, ये जो वॉल्यूम है, ये आप सभी लोगों के लिए यूनिट फर्स्ट एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि यूनिट फर्स्ट जो है आपका MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके बोर्ड वाले होंगे। तो उसमें क्या होगा कि ना MCQ वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज़ करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो आंसर विल बी 10⁻15। अगर ये डायमीटर पूछता है तो 10⁻5। और अगर रेडियस कहता है न्यूक्लियस का रेडियस निकाल के दिखाओ कि न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालोगे,
तो न्यूक्लियस का रेडियस निकालने का एक स्पेशल फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, R=R0 a⁻⁴ और ए आपका एटॉमिक मास है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ ताकि और अच्छे से आप समझ सके, ठीक है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब आपको हम जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ 13 एल्युमिनियम 27 न्यूक्लियस। मतलब आपको इसका रेडियस निकालना है बेटा, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का, यही क्वेश्चन आपके सामने है और इसी का आपको रेडियस निकालना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मतलब रेडियस ऑफ 13 एल्युमिनियम 27 का न्यूक्लियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता चल गया कि सर ने फॉर्मूला पढ़ा है R=R0 a⁻⁴। जो R=R0 a⁻⁴ है तो R= क्या हो जाएगा, R0 की वैल्यू आपको पता है बेटा 1.33 × 10⁻⁻13। 1.33 × 10⁻⁻13 ये आपका रेडियस कांस्टेंट है, ये हमेशा यही रखते हैं। ए एटॉमिक मास, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 27, तो 27 के पावर क्या हो जाएगा 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा शायद समझ गए होंगे। R=1.33 × 10⁻⁻13। बेटा बताइएगा ईमानदारी से, सर 27 को आप क्या लिख सकते हैं। अगर आप 27 को लिखना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से तो आप कैसे लिखेंगे, तो शायद समझदार हैं आप, इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो इसको अगर 27 के पावर 1/3 लिखना चाहते हैं तो आप शायद समझ गए होंगे 3 के पावर हमें कितना करना पड़ेगा क्यूब। 3 के पावर कितना करना पड़ेगा क्यूब, और जो इसके पावर है कितना 1/3। अच्छा 3 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 27 हो जाएगा, और 27 के पावर क्या है 1/3। तो ये आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 के पावर 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/3, और 3/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आपका सिर्फ बचेगा क्या 3। इसी का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 3.99 × 10⁻⁻13। फिर से बता देते हैं, ये 27 के पावर 1/3 है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो मैथ्स से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो शायद आसान होगा कि 3 के पावर 3 लिख दिया और उसके पावर 1/3 है। तो जब पावर खोलेंगे तो 3 × 1/3 मतलब 3/3 = कितना हो जाएगा 1, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा 3 और उसी 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है वो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 27 के पावर 1/3 है बेटा तो आप इसको 3 के पावर 3 लिखेंगे कि नहीं, और टोटल के पावर 1/3 लिखेंगे। तो जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1/3 क्या हो जाएगा 3/3 = कितना जाएगा 1। तो 3 के पावर सिर्फ कितना बचेगा 1, और इसी 3 के पावर 1 का मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ऐसा कि नहीं है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आते हैं क्वेश्चन में। इसलिए ऐसे टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, यहाँ पे 13 एल्युमिनियम 27 का पूछा है तो आपसे मैग्नीशियम का भी पूछ सकता है, आपसे किसी का भी पूछ सकता है, और उस बेसिस पे उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और उसी तरीके से आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप शायद समझदार हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ही दिख रहा है, वैसे तो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और ये क्वेश्चन इस तरीके से आया कि प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कि इंडिपेंडेंस ऑफ द एलिमेंट विच वी आर टेकिंग। मतलब प्रूव करना है कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो डिपेंड नहीं करता है एलिमेंट पे। देखिए रेडियस एलिमेंट पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तभी तो हम हर एलिमेंट का न्यूक्लियस का रेडियस निकाल रहे हैं। लेकिन डेंसिटी नहीं डिपेंड करता, ये प्रूव करना है। मतलब कि जो डेंसिटी होता है न्यूक्लियस का वो एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे कोई भी एलिमेंट ले। अब ऐसा क्यों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। डेंसिटी इक्वल टू बेटा आपको पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से। वॉल्यूम अभी आपको मैंने पढ़ाया 4/3 πr³ होता है। और आर की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कि यहाँ आर क्या है, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है। मतलब कि 4/3 डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो ए क्या है आपका मास हो जाएगा और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³ है। तो जो यहाँ पे आर है ये आपको पता चल गया कि जो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हमने निकालना आपको सिखाया था कि कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई, यहाँ पर ये तो ऐसा ही हो जाएगा, और आर एन की जगह पे क्या हो जाएगा R0 a के पावर 1/3।
अब आप कहेंगे आर नॉट ए के पावर 1/3 क्यों आ गया, क्योंकि आर एन जो है ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मैंने बताया था कि बराबर होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3, आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है, ये आपका मास है, और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को आपने 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है आपका ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालने का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, पूरा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि बेटा ये ए के पावर 1/3 के पावर 3 है। तो ऐसा समझ गए होंगे कि 3 का 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/3। मतलब 3/3 का मतलब समझ रहे हैं कि ये हो जाएगा 1। तो आपका वैल्यू जो हैगा यही बचेगा 4/3 पाई आर नॉट क्यू। ए से ए क्या हो गया कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या 4/3 पाई आर नॉट का क्यू। आप ईमानदारी से बताइए बेटा 4/3 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, और आर नॉट भी एक कांस्टेंट ही आता है, क्योंकि आर नॉट आपका पता है कि रेडियस कांस्टेंट है, और रेडियस कांस्टेंट की वैल्यू अभी हमने आपको बताया कि 1.3 × 10⁻³ होता है। तो ये भी एक कांस्टेंट ही है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो इससे प्रूव हो गया कि जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो कांस्टेंट होती है, वो कभी एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। एलिमेंट चाहे कोई भी हो, कोई भी एलिमेंट लीजिए, उस पॉइंट पे ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कौन सा एलिमेंट लिया है और क्या लिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन, ये दोनों जो तरीका है इसके हमने दोनों क्लियर कर लिए। डेंसिटी के भी क्वेश्चन पे क्लियर कर लिया, रेडियस भी क्वेश्चन पे क्लियर कर लिया। ये दोनों फैक्टर जो है ये हम सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम सभी लोग तैयार रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग हमेशा आगे रहेंगे कि अगर कभी भी क्वेश्चन आता है। तो आज की क्लासेस का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहा है, एक रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं, और दूसरा कि डेंसिटी जो होती है वो क्या किसी एलिमेंट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती। तो आपको पता है नहीं करती है, वो कांस्टेंट होता है। तो क्यों कांस्टेंट होता है ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी लोग लगा लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग सभी लोग तैयार भी रहेंगे और इस तरीके से बात करते रहेंगे, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रूव, ये तो आपको मैंने बता दिया जो अभी प्रूविंग था। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सभी लोग स्टडी करेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। ये अगली क्लास में स्टडी करेंगे। अभी आज के लिए तो हम लोग बस आज की क्लासेस में हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्यों नहीं डिपेंड करता है एलिमेंट पे, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो रेडियस होता है वो हम न्यूक्लियस का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस कैसे हम न्यूक्लियस का फाइंड आउट कर सकते हैं, ये कैसे हम निकाल सकते हैं। ये दोनों कहीं ना कहीं अपने में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आज आप सभी लोगों को रिजल्ट भी समझ में आ गया, एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर टुडे लेक्चर्स, ठीक है। तो पूरा मिला जुला कर आप सभी लोगों को ये आज का एपिसोड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसका नोट्स आप सब लोग ज़रूर बना लेंगे, और आई होप बना रहे होंगे, ठीक है। तो उसको आप स्टडी करते रहिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम एक अच्छा जा सके, ठीक है। और जैसा कि मैंने बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग न्यूमेरिकल पे ज़रूर फोकस करिए, न्यूमेरिकल पे ही फोकस करिए। थ्योरी पढ़िए, थ्योरी की मदद से न्यूमेरिकल लगाइए। जैसे मैंने अभी आपको 1-2 न्यूमेरिकल दिखाया, ये एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं, आई मीन आपने मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है, उसमें न्यूमेरिकल खूब लगाइए। जब तक न्यूमेरिकल, क्योंकि पहला चैप्टर तो पूरा न्यूमेरिकल बेस ही है। अब फर्स्ट चैप्टर में आप सबको शायद सुनकर सरप्राइज़ होंगे कि 90% न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। चाहे वो स्टोइकोमेट्रिक के हों, चाहे स्टोइकोमेट्रिक का, चाहे नॉन स्टोइकोमेट्रिक, चाहे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हो, ये तमाम पहले चैप्टर में आपने स्टोइकोमेट्रिक्स के बारे में स्टडी कर लिया होगा, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक्स पढ़ लिया होगा, उससे क्वेश्चन आपके यूनिट में आ सकते हैं। तो आप पहले चैप्टर में ये सब, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हम न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, इस पर आप बहुत फोकस करते रहेंगे, और न्यूमेरिकल ही आपसे पूछा जा सकता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल थ्योरी बस सेकंड चैप्टर से है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में तो टोटली न्यूमेरिकल्स है, वो न्यूमेरिकल ही उसमें से आएगा। लेकिन सेकंड चैप्टर में ये कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर आता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कल पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, क्या कमियां रह गई, ड्रॉबैक क्या रह गई रदरफोर्ड में, कमियां क्या रह गई, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।